So this is page number 1. अभी पढ़ रहा है अपन स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग. स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग. देखो एक तो इंटरफियरेंस होता है ना. इंटरफियरेंस मतलब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट इज द इंटरफियरेंस. स्टैंडिंग वेव ही सुपरपोजिशन होता दो वेव का, लेकिन ये दो वेव है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में आकर सुपर इम्पोज होती है. सो नेक्स्ट हेडिंग है स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव. नाउ दिस इज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव. ठीक, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव. So it is also a superposition of, it is also superposition मतलब addition, superposition of two wave in opposite direction, opposite direction and frequency and amplitude of opposite direction of frequency and same amplitude and of same frequency and same amplitude of same frequency and same amplitude. तो सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड की वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में आकर मिलती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उनको क्या बोलेंगे हम? स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बोलेंगे. ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव ये क्या करती है यहाँ पे? दे डज नॉट ट्रांसपोर्ट energy and momentum, they does not transport energy and momentum from one place to another, from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह ये एनर्जी एंड मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, ध्यान रखना. they does not ट्रांसपोर्ट या एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को ये नहीं भेजती. स्टैंडिंग वेव है तो एनर्जी यहाँ पे कॉन्फाइंड होती है. सो दे डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सपोज यहां पर ध्यान देना, ये सपोज एक वेव है. ठीक है, ये एक वेव ये वाले डायरेक्शन से आ रही, दिस इज वेव y1, और जो दूसरी वेव है ये भी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है. दिस वेव इज y2. तो एक वेव आ रही है इस डायरेक्शन से और एक वेव आ रही है इस डायरेक्शन से, एंड दे आर नाउ सुपर इम्पोज. तो उसके बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगी इनसे, रिजल्टेंट वेव कैसी रहेंगी? यहाँ पे स्टेशनरी वेव बनेंगी या फिर स्टैंडिंग वेव बनेंगी. तो जब वेव अपोजिट डायरेक्शन से आकर सुपर इम्पोज होती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव होती हैं उनको क्या बोलेंगे हम? स्टैंडिंग वेव बोलेंगे. फॉर एग्जांपल इस वेव की इक्वेशन, सपोज ये वाला जो डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस है, दिस इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और इस वेव की इक्वेशन आएगी यहाँ पर, दिस इज y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. तो इधर से जो वेव जा रही लेफ्ट से राइट है इसकी ये इक्वेशन है, राइट से लेफ्ट की तरफ जो वेव आ रही है इसकी इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. और प्लस के एक्स मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे आ रही है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है. तो जब ये दो वेव मिलेंगी, सुपर इम्पोज होंगी, तो रिजल्टेंट क्या होगा? मतलब अब यहाँ पर इनके कारण जो रिजल्टेंट आएगा, ये वेव 1 है और ये वेव 2 है. So therefore the resultant displacement will be given by y1 plus y2. Resultant wave equation आपको इनके सम से निकालना पड़ेगा. समझ गए कि नहीं?
तो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उनको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडिंग वेव बोलेंगे, ठीक है ना। और इनकी खास बात यह है कि एनर्जी और मोमेंटम को ये ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, एनर्जी एंड मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, समझ गए या नहीं। एनर्जी एंड मोमेंटम डज नॉट ट्रांसपोर्टेड एट ऑल, समझ गए बेटा। हेलो, अरे समझ गए। यस सर। हाँ बोलो बे। सर इसका रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? रिजल्टेंट कोई डायरेक्शन में आप नहीं, वो जहां पे जो डिस्टरबेंस है ना वो अपनी जगह पर ही रहता है, वो डिस्टरबेंस चेंज नहीं होता, अभी बता रहा हूँ कैसे। हाँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जरा। ले लिया सर। ये देखना, ऑसिलेटर से वेव जनरेट हो रही है और वो वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। हाँ, अभी देखना स्टैंडिंग वेव का पैटर्न कैसे बनता है, ध्यान देना। नोड जहां पे उनने पकड़ा है ना, जहां पे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा है ना, वो नोड वाला पॉइंट है। जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट हो रहा है रिजल्टेंट वेव का, वो एंटी नोड कहलाता है। देखो ये इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है, जहां पे नोड बन रहा है ना वहां पर जो डिस्टरबेंस है वो नेग्लिजिबल है, बाकी जगह पे स्लो मोशन पे देखा, इसको सेकंड हार्मोनिक बोल रहा है। ये इसको देखना, ये फंडामेंटल मोड कहलाता है। ये इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ये फंडामेंटल मोड है ऑसिलेशन का। भी वो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। ये कौन सा मोड है, फर्स्ट हार्मोनिक। ये वाले मोड पे देखो, थर्ड हार्मोनिक। ये इस तरह से ऑसिलेशन एक्चुअल में वो अपने को बहुत फास्ट मोशन में जब दिखता है ना तो ऐसा दिखेगा, स्लो मोशन में देखो ऐसा दिखेगा ये, हाँ ऑसिलेशन स्लो मोशन में ऐसा दिख रहा है और फास्ट मोशन में ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखो कितने नोड बन रहा है, कितने एंटी नोड बन रहा है, ये कितने नोड, नोड कितने, जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 है ना, एंड बीच बीच में एंटी नोड बन रहा है जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो ये स्टैंडिंग वेव का पैटर्न है यहाँ पे, अभी समझ गए। हेलो, अरे समझ गए स्टैंडिंग वेव कैसे बन रही है। लेबोरेटरी में बहुत आसान है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन ना। ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न है, ऐसे बनता है। ये यहाँ पे नोड बन रहा है जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट।
यहाँ पर से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना है। ये फंडामेंटल मोड है, ये फर्स्ट ओवरटोन जिसको बोलते हैं। ये स्लो मोशन दिखा रहा है, वो स्लो मोशन में दिखा रहा है। हेलो, देख लिया अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन? हेलो हाँ सर। यस सर। ठीक है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती, मतलब जब ये दो वेव सुपर इम्पोज होती ना, तो सुपर इम्पोज मतलब दे आर इंटरफियर ईच अदर बट द डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। इंटरफियरेंस यहाँ भी हो रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से वेव जब आ रही है और इंटरफियर कर रही है, तो जो रिजल्टेंट वेव आएंगी वो स्टैंडिंग वेव होगी। और स्टैंडिंग वेव सेगमेंट में वाइब्रेट होती है। तो आप लोग पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए थे? हेलो, यस सर। अभी अपन स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखते हैं, पेज नंबर 2। Now this is page number 2. स्टैंडिंग वेव, ठीक है। मान लो ये वेव है y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स एंड y2 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी दिस इज y1 प्लस y2, दोनों को ऐड कर दोगे तो a कॉमन आ गया यहाँ पे एंड इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स एंड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बेटा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, इतना टर्म किसके इक्वल हो गया c, इतना टर्म किसके इक्वल हो गया d। समझ गए या नहीं? तो साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले से इट इज a इंटू क्या आएगा फार्मूला बताओ जल्दी से, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ना, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो के एक्स कट गया आपका, ओमेगा टी क्या बन गया यहाँ पे 2 ओमेगा टी बाई 2, मतलब कितना बचेगा, इट इज साइन ओमेगा टी बचेगा। एंड फिर आएगा आपका कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो cos c minus d by 2 जब करोगे आप तो it comes out to be cos kx. So resultant displacement equation will be 2a sin omega t
इंटू कॉस के एक्स, या इसको मैं पहले यहां पे ले लूं कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। तो जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ऑसिलेट तो कर रहे हैं हार्मोनिकली, लेकिन उनका जो एम्पलीट्यूड है, इतना जो टर्म आ गया यहाँ पे, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो पार्टिकल is oscillate simple harmonically, but amplitude resultant amplitude is this is 2a cos kx is a function of पोजीशन का फंक्शन बन गया ये। मतलब सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यहाँ पर एक जैसा नहीं होता, कुछ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 भी मिलेगा और कुछ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 2a भी मिलेगा। तो यहाँ पर भी पार्टिकल ऑसिलेट होंगे सिंपल हार्मोनिकली, बट सभी के एम्पलीट्यूड एक जैसे नहीं आएंगे। यहाँ पे सभी पार्टिकल के एम्पलीट्यूड एक जैसे आते हैं, सभी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, डिस्टरबेंस जो होता है कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न मिलेगा आपको, ये फिक्स पैटर्न होगा, डिस्टरबेंस फिक्स होगा, और एक जगह से ये डिस्टरबेंस दूसरी जगह पे ट्रेवल करके नहीं जाएगा, जो डिस्टरबेंस है वो आपको वहीं पर देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड वाला टर्म आया, दिस इज ए आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ जगह पर आएगी आपकी मैक्सिमम, और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, दिस इज इक्वल्स टू 2a। ये कब आएगा, जब cos के x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 होगी, या प्लस माइनस 1, इट इज प्लस माइनस 2a आप लिखोगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, एंड ये प्लस माइनस जब 1 होगा तब आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको बोला जाता है एंटी नोड, और कुछ जगह पे आपका एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एंटी नोड, इसको बोला जाता है एंटी नोड, हाँ। और कुछ जगह पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड ये कब होगा, इफ cos के x की वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो इसको क्या बोला जाता है, जहां पर एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट 0 होता, मिनिमम हो जाता है, उसको बोला जाता है बेटा, जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है वो जगह उस पोजीशन पे आएगा जहां पे cos के x की वैल्यू कितनी आएगी, cos के x की वैल्यू जहां पर 0 होगी उसको बोला जाएगा आपको, इफ cos के x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो पॉइंट कहलाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड, और ये कब आएगा, इफ cos के x इज इक्वल्स टू 0 हियर। समझ गए या नहीं? तो जो एम्पलीट्यूड होते स्टैंडिंग वेव के, वो सभी पार्टिकल के एम्पलीट्यूड एक जैसे नहीं होते, सभी पार्टिकल के एम्पलीट्यूड 0 और प्लस माइनस 2a के बीच में होते हैं। तो जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो गया उस पॉइंट को बोलते हैं नोड, वो मूव नहीं करता। जहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो गया मतलब वहां पर का डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और वो पॉइंट मूव नहीं करता अप एंड डाउन, ठीक है ना, ऑसिलेट नहीं होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यस सर, समझ गया। समझ गए? अभी समझ गए? जहां पर जिस पोजीशन वाले पार्टिकल के एम्पलीट्यूड 0 रहते हैं उनको नोड बोलते हैं, और जहां पर के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होते हैं प्लस माइनस 2a, उनको एंटी नोड बोलते हैं अपन। तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखो अलग टाइप की आई यहाँ पे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, और ये जो वेव इक्वेशन है ये और ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। स्टैंडिंग वेव इक्वेशन में कुछ अंतर आया, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो डिस्टरबेंस है वो अपनी जगह पर ही रहता है, डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता, ठीक है। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव? अगर मैं ये बात करूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव, तो स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज 0। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस या डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह नहीं बढ़ता है। सो स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज 0। स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज 0।
स्टैंडिंग वेव की स्पीड जीरो होती है। क्यों जीरो होती है भाई? क्योंकि डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करके नहीं जाता है। तो ये हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अभी देखो यहाँ पे आपका फार्मूला 2a cos kx sin ओमेगा t के फॉर्म में आया। ये फार्मूला आपका कैसा भी हो सकता है, 2a sin kx sin ओमेगा t भी हो सकता है। आप यहाँ पे फंक्शन कैसा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। यहाँ पे पहले sin kx इंटू कॉस ओमेगा t भी हो सकता है, इस पे डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा आपका, ठीक है। या कॉस कॉस के टर्म पे भी हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग है। तो साइन साइन या कॉस कॉस भी बन सकता है, ये कॉस और साइन के फॉर्म पे या साइन और कॉस के फॉर्म पे भी बन सकता है, या साइन साइन के फॉर्म पे बनेगा। डिपेंड करेगा कि आपने जो सुपर इम्पोजिंग वेव है y1 और y2 वो किस टाइप की लिए, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। बट ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। जैसे यहाँ पे मैंने साइन के फंक्शन के फॉर्म पे लिखा, ये कॉस भी हो सकता है। यहाँ पे अगर ये कॉस ले रहे हो तो ये भी कॉस लेना, ये साइन है तो ये भी साइन लेना, ठीक है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। हाँ, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? हेलो, अरे स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। तो चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पे। अब इसका जो वेव पैटर्न है, जैसे 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा t का वेव पैटर्न कैसे बनेगा, उस वेव पैटर्न को अपन देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। मैं आगे पेज पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 3 पे। Now this is page number 3। देखो ये पेज नंबर 3 है। अब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन मान लो क्या है। नाउ लेट इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव को मैं एस डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, एंड दैट इज y इक्वल्स टू 2a sin kx, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी के फॉर्म पे मैंने लिखा। अब बोलोगे सर ये कैसे आ जाएगी? साइन साइन का फंक्शन कब आएगा? अगर दोनों वेव आपकी सुपर इम्पोजिंग वेव कौन सी रहेंगी? कॉस कॉस वाली रहेंगी, है ना। तो ये आ सकता है साइन के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, या साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, या कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया। समझ गए? अभी देखो इसका जो वेव पैटर्न है स्टैंडिंग वेव का, ठीक है, स्टैंडिंग वेव का जो वेव पैटर्न है ये कैसे बनेगा? तो लुक एट हियर द डायग्राम। ये वाला जो टर्म है बेटा, यहाँ पे इतना टर्म कहलाता आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये y डायरेक्शन है, और मान लो इधर पे क्या लिए अपन ने? x डायरेक्शन लिए, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पे जो स्ट्रिंग है आपकी वो कैसी दिखेगी? बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी t इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो जो स्ट्रिंग है बिल्कुल 0 पे दिखेगी आपको। और कुछ ऐसी पोजीशन आएंगी जहां पे kx की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 0 रहेगी। फिर कुछ पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे kx की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो जहां पे साइन kx की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो मैं उन पॉइंट को रिपीट कर देता हूं। एक पॉइंट यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक इधर पे आ गए आप। तो अभी स्ट्रिंग मान लो स्ट्रेट है। कुछ देर के बाद में जब आप देखोगे तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इस तरह से आपको ऑसिलेट होते हुए दिखाई देगी।
तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई देगा, ये स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी रहेगी t इक्वल्स टू 0 पे। ये कब आएगा? t/4 पे। फिर ये स्ट्रिंग सीधी हो जाएगी और आफ्टर सम टाइम ये जो पैटर्न है आपका, ये इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये ऐसा, ठीक है। ये जो पैटर्न दिखाई देगा आपको, ये कब दिखाई देगा? दिस इज एट 3t/4 पे ये आएगा और t इक्वल्स टू कैपिटल T पे एक टाइम पीरियड बाद फिर से स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी आपकी? स्ट्रेट हो जाएगी। तो जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से वाइब्रेट होगी आपकी। दिस इज t इक्वल्स टू 0 एंड देन यहाँ पे वैल्यू +2a और यहाँ पे वैल्यू क्या है? -2a। ठीक है, दिस इज +2a एंड -2a, ये एम्पलीट्यूड है। इसके अलावा इसके बीच के जो पैटर्न है, जैसे t/4 के उसके पहले के जो पैटर्न है आपको, वो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ये तो परमानेंटली रेस्ट वाले पॉइंट हो गए, जिनको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नोड बोल रहे हो। और फिर इसके बीच के जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह के आएंगे यहाँ पे, ये ऐसे। तो स्टैंडिंग वेव बेटा इस पैटर्न की होती है। अभी समझ गए स्टैंडिंग वेव का जो पैटर्न बनता है? हेलो, ये जो इक्वेशन लिखा हूं मैंने, इस इक्वेशन का जो वेव पैटर्न है, ये जो इक्वेशन लिखा हूं ना मैंने, इस इक्वेशन का वेव पैटर्न ऐसा होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये कुछ पॉइंट जो परमानेंटली रेस्ट पे, ये ऑसिलेट नहीं हो रहा है। यहां पर का पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक जा सकता है? 2a तक जा सकता है। यहाँ पर के पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा हमेशा, और ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पैटर्न आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, ऐसा नहीं, ये पैटर्न एज इट इज रहेगा हमेशा। तो ये स्टैंडिंग वेव है, तो इसकी वेव वेलोसिटी क्या होती? 0। क्लियर हो गया? तो वो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट क्या बन गया आपका? नोड। ये पॉइंट क्या बन गया? नोड। n मतलब नोड। ये पॉइंट क्या बन गया? नोड। ये पॉइंट क्या बन गया? नोड। जो पॉइंट परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं वो पॉइंट कौन से होते हैं? नोड वाले पॉइंट होते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज एंटी नोड हियर, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड एंड देन एंटी नोड। मान लो ये a नॉट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, या 2 स्मॉल a ले रहा हूं, 2 टाइम्स स्मॉल a, तो ये 2a -2a एंड दिस इज +2a। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, a मतलब एंटी नोड, n मतलब नोड के लिए। तो जहां पर नोड बनते हैं वो पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहते हैं। ये रेस्ट पे, फिर ये रेस्ट पे, और ये वाले पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक जा सकता है? 2a तक जा सकता है। और इसके एंटी नोड और नोड के बीच के जो पॉइंट है वो भी ऑसिलेट होंगे, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2a तक नहीं जाएगा। अब इसमें एनर्जी की हम बात करें तो इतने सेगमेंट में, ये सेगमेंट में यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर की एनर्जी इधर नहीं जाएगी और यहाँ की एनर्जी इधर नहीं आएगी। तो इसलिए एनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट नहीं करते। तो ये जो पैटर्न बनाया मैंने, इस इक्वेशन का ग्राफ बोल दो आप, जो भी बोलना है वो ये बना हुआ है, जिसमें आप x और t के फंक्शन के फॉर्म पे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? आप इसको ग्राफ बोल दो, ये इक्वेशन का ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। सो दीज आर द स्टैंडिंग वेव। सेगमेंट में यहाँ पर क्या होते हैं? पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं। अब हम बात कर लें जैसे इनके मोशन की अगर हम बात करें, जैसे किसी मूवमेंट पे ये वाले पार्टिकल, मान लो अभी ये ऐसा है तो ये अभी और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अभी ये वाले पार्टिकल मान लो अगर आपके नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उस मूवमेंट पे जो दूसरे पार्टिकल, 1 मिनट, यहाँ पर तो ये रेस्ट वाली कंडीशन आती है, ठीक है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर के पार्टिकल अभी आपके कैसे हो रहे हैं? मान लो नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, तो उसके बगल वाले सेगमेंट के पार्टिकल क्या होंगे? अभी ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके इधर वाले पार्टिकल भी ऊपर की तरफ जाएंगे। मतलब यहां पर का एक सेगमेंट के जितने भी पार्टिकल होते, ये एक सेगमेंट वाले पार्टिकल, ठीक है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। एक सेगमेंट के पार्टिकल सभी की सभी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, मतलब इनमें फेज डिफरेंस 0 है। लेकिन
एक सेगमेंट और उसके बगल वाले सेगमेंट के बीच में फेस डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पे और यहाँ पर के बीच में फेस डिफरेंस कितने का होता है, पाई का फेस डिफरेंस होता है। ये सेगमेंट और यहाँ पर के सेगमेंट के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के अपोजिट फेज में ऑसिलेट होते हैं। सभी पार्टिकल की मीन पोजीशन पे भी वेलोसिटी सेम नहीं होती, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास होता है तो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। लेकिन यहाँ पर सभी पार्टिकल की वेलोसिटी जब ये मीन पोजीशन से क्रॉस होते हैं तो सेम नहीं होती। नोड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी 0, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से वाले पार्टिकल की होती है, एंटी नोड वाले पार्टिकल की होती है। ठीक है, यहाँ पर के पार्टिकल की भी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा ए। आप जो लिख रहे थे यहाँ पर के पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा इंटू 2a, यहाँ पर के पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा इंटू 2a नहीं आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन ये यहाँ पर की मैक्सिमम वेलोसिटी। तो सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम होती है वो भी सेम नहीं है। नोड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी 0, ये परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं, और ये परमानेंटली रेस्ट पे होने के कारण यहाँ की एनर्जी इधर नहीं आ सकती और इधर की एनर्जी इधर नहीं जा सकती, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता था। ये डिस्टरबेंस एज इट इज आपको दिखेगा हमेशा स्टैंडिंग वेव का, समझ गए। और दो सेगमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे यहां से लेकर यहां तक का हम डिस्टेंस की अगर बात करें, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है, या दो एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये भी कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, या दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। रिमेंबर दिस, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, या दो एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होता है, लैम्डा बाई 2। और एक नोड फिर एक नोड छोड़ना फिर अगले नोड पे जाना तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेवलेंथ का डिस्टेंस होगा। तो दो कॉन्जिकेटिव नोड या दो कॉन्जिकेटिव एंटी नोड के बीच में जो पार्टिकल हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, हमेशा लैम्डा बाई 2 होता है। समझ गए। तो जो इक्वेशन लिखा मैंने 2a sin kx इंटू साइन ओमेगा टी, उसका ग्राफ इस पैटर्न का मिलता है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी किसी को? हेलो, कोई डाउट है बेटा किसी को? हेलो, कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है? स्टैंडिंग वेव का पैटर्न कैसा बनता है? हेलो, कोई डाउट है क्या? सर हाँ योजित बोलो। सर वो जो लास्ट में आपने लिखे 3t/4 और t/4 समझा नहीं सर। वो तो स्ट्रिंग का पैटर्न है ना, जब t इक्वल्स टू 0 है मान ले तो पूरी स्ट्रिंग कैसे दिखेगी, उस टाइम पे आपको सीधी दिखेगी, है ना। t/4 पे जो स्ट्रिंग है वो पूरा वेव पैटर्न के जैसे दिखेगी, 3t/4 में भी दिखेगी, और उसके बीच में भी मैंने जो बनाया वो अलग टाइम इंटरवल के लिए। लेकिन ओवरऑल जब आप उसको फास्ट मोशन में देखोगे तो पैटर्न ऐसा दिखेगा जो अपन इसमें डेमोन्स्ट्रेशन पे